हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है। सर ग्रेट है। मज़ा आ रहा है पढ़ाई में, मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आज हमारा एक नया एएस स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट किसको कहेंगे, ग्रांट किसको कहेंगे, अभी देखते हैं। पहले हम इंडेक्स पे आते हैं कि हमें इस इंडेक्स में क्या क्या कवर करना है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इंडेक्स, एएस सॉरी। मीनिंग ऑफ ग्रांट, ग्रांट किसको कहते हैं। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट किसको कहेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रांट्स क्या है। ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन जिन पे लगती हो। ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स जिन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती है। ग्रांट फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ग्रांट फॉर रेवेन्यू। नॉन मॉनेटरी ग्रांट जिनको डिस्काउंटेड ग्रांट्स कहते हैं। एंड इन सब की अकाउंटिंग हमें सीखनी है, और इन सब की अकाउंटिंग हमें सीखनी है। ठीक है सर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, ग्रांट किसको कहेंगे। एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस provided by government to any business entity। कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जो एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है एक बिजनेस एंटिटी को। क्यों प्रोवाइड करेगा, पैसे ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास, वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जो माइक्रो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए प्रमोट ग्रांट्स देते हैं ताकि ये कोई जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या बिज़नेस ऑलरेडी स्टार्ट की हो फिर ग्रांट दे देंगे ताकि वो काम करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, तो फ़ायदा सोसाइटी को ही, गवर्नमेंट को ही होगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी किसी हद तक। ठीक है सर, ठीक है। अब ये ग्रांट कैसे दे सकता है, ये ग्रांट या तो कैश में दे सकते हैं, ये ग्रांट या तो कोई एसेट दे देंगे, फिक्स्ड एसेट, या तो कैपिटल देंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। जो प्रमोटर होता है कैपिटल दे देंगे, या बोलेंगे भैया आप एनजीओ चलाओ, लोगों की खिदमत करो, उसके लिए जो आपको एक्सपेंसेस लाइक फ्री मेडिसिन दे दो, फ्री एजुकेशन दे दो, जो भी दे दो, उसके लिए जो आपको एक्सपेंसेस हो जाएंगे हम वो इन द फॉर्म ऑफ आपको ग्रांट दे देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे किस्मों से गवर्नमेंट एक बिजनेस एंटिटी को ग्रांट दे सकते हैं। सही है सर, सही है। अब चले आगे, एक वर्ड है सब्सिडी, दूसरा वर्ड है ग्रांट। इनमें क्या फ़र्क है। सब्सिडी में बहुत कुछ आता है, हम ये बोल कह सकते हैं कि ग्रांट जो है सब्सिडी है, लेकिन हर कोई सब्सिडी ग्रांट नहीं है। ग्रांट को हम सब्सिडी कह सकते हैं लेकिन हर कोई सब्सिडी ग्रांट नहीं हो सकती है। लाइक कोई टैक्स भी बेनिफिट देता है गवर्नमेंट, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, कि आप एक्सपोर्ट करो, हम एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दे दें, तो ये ग्रांट्स नहीं है, इसको हम सब्सिडी कह सकते हैं। सही है सर, सही है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्रांट्स और उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, वेरी इजी है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चले सर आगे चलते हैं। आ जाओ मीनिंग ऑफ ग्रांट पे।
किसको कहेंगे ग्रांट? एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। ग्रांट में भी इन कैश, या तो कैश या काइंड में, या कोई एसेट देगा और एट डिस्काउंटेड रेट देगा कोई एसेट, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्टडीज कंडीशन। अब जो है गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन को ग्रांट देगा 2 करोड़ 4 करोड़ 10 लाख 20 लाख, ऐसे हवा में नहीं उठा के देगा ना, तो उसके पीछे कंडीशंस होते हैं उस बिजनेसमैन के लिए कि आपने अगर ये कंडीशंस फुलफिल किए। अब वो कंडीशंस क्या होंगी, वो जो गवर्नमेंट उस ग्रांट में रखेगा। अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल किए तो ग्रांट आपकी, अगर आप फेल हुए वो कंडीशंस पूरी करने में तो भैया हम वापस ले लेंगे पैसे, रिफंड करो ग्रांट। तो इसके लिए कंडीशन ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है ना किसी को गवर्नमेंट उठा के 20 करोड़ दे देंगे, लो जी ग्रांट, अब आप क्या मर्जी है जो कर लो सो कर लो, ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर कंडीशंस होते हैं कि ये सब कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी है तो ग्रांट आपकी रहेगी। अगर आप ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं तो भैया हमें वापस दे दो पैसे। फिर ये भी हो सकता है पूरे पैसे वापस दो, आधे दे दो, वो कंडीशंस पे डिपेंड है जो गवर्नमेंट उस में रखेगा। सही है सर? सही है। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सेटल कंडीशन जो उस ग्रांट में लिखे हो। ग्रांट में बी रिफंडेड बैक टू गवर्नमेंट इफ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड बाय एनी बिजनेस एंटिटी। वापस दे दो। सही है। एप्लीकेबिलिटी किन किन पे एप्लीकेबल है? मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटीज एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन इंडियस। अब जिसको ग्रांट मिलेगी उसको तो मैंडेटरी है ना अकाउंटिंग करनी। सही है, थियोरी पार्ट है। अब गवर्नमेंट किसको कहेंगे? ग्रांट तो हमने देख लिया, एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी, कैश हो, काइंड हो, डिस्काउंटेड हो। कंडीशंस फुलफिल करोगे ग्रांट आपकी, नहीं करोगे वापस दो। ठीक है। अब गवर्नमेंट किसको कहेंगे? कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। सही है ना? मीन्स एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है। अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 3 पे। क्या है? कंसेप्ट नंबर 3, टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। अब हमें कौन कौन सी ग्रांट्स पढ़नी है? ठीक है। नंबर 1 है डेप्रिसिएबल ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। वो उन फिक्स्ड एसेट्स के लिए ग्रांट जिन पे डेप्रिसिएशन लगती हो, इसलिए इनको कहते हैं डेप्रिसिएबल एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स जो उन पे डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है। सेकंड वन क्या है? जिन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। वो कौन कौन सी है? ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। जैसे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसको एज ए कैपिटल देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कैपिटल पे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, उसको कहते हैं ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यूज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ये नॉर्मली एनजीओज को देते हैं जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आप लोगों की खिदमत करो, जो आपको खर्चा लगेगा हम आपको एज ए ग्रांट दे देंगे। फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करो, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करो। ठीक है। फिर होते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, ये होते हैं डिस्काउंटेड ग्रांट्स। एक्चुअल में है 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ। अब मैंने इसको अलग किया है, डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल। ठीक है। ये जो फोर्थ वाला है नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, वो आप आगे देखोगे, नो अकाउंटिंग। इसके लिए ठीक है सर? ठीक है। देखो हमारे पास
जो होता है, टू टाइप्स का हमारे पास अकाउंटिंग होती है। एक होती है एक्रूअल बेसिस, सेकंड कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है, जब कैश मिलेगा, चेक मिलेगी, तभी रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से तो चेक ही आएगी, जब आएगी तभी रिकॉर्ड करेंगे, ये होता है कैश बेसिस। अक्रूअल बेसिस क्या होता है, अभी आए नहीं लेकिन आने के चांसेस 100% है, और जो कंडीशन उसमें है वो भी फुलफिल करेंगे। गवर्नमेंट जब कोई ग्रांट देता है तो उसमें कंडीशन 10-12 होंगे, वो फुलफिल करेंगे, हमें यकीन है, बिजनेस एंटिटी को यकीन है, श्योर है 100% कि हमें ग्रांट मिलेगी, और जो हमारे इसमें कंडीशंस है वो 100% हम फुलफिल करेंगे। तो AS 12 बोलता है फिर आप एक्रूअल बेसिस पे भी ग्रांट रिकॉर्ड कर सकते हो, इफ़ उस पर 2 कंडीशंस है वो पढ़ेंगे। ठीक है। कंसेप्ट 4, रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट्स कब करेंगे। नॉर्मली ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, जब चेक मिलेगी तभी रिकॉर्ड करेंगे। But as per the provisions of AS 12, grants can also be recorded on accrual basis, provided following 2 conditions are fulfilled. अगर ये conditions 2 fulfill हो गए तो आप accrual basis पे भी grant को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। क्या है फर्स्ट कंडीशन, क्या है नंबर 1 कंडीशन, it should be certain that entity will fulfill all the conditions related to grant। जो गवर्नमेंट ने उस ग्रांट के रिलेटेड कंडीशंस रखे होंगे, एंटिटी 100% सर्टेन है कि हम पूरे के पूरे कंडीशंस पूरे करेंगे, तो आप एक्रूअल बेस पे कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, इट शुड बी आल्सो सर्टेन दैट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ग्रांट विल बी कंप्लीटेड। ये भी होना चाहिए कि अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ग्रांट हो ही जाएगी 100%। ठीक है। तो ये जो दोनों कंडीशंस है ये फुलफिल होने चाहिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तो आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। ये 2 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, ये प्लस ये दोनों। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो द ग्रांट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है सर, ठीक है। आगे चलते हैं आगे। अब जब ग्रांट मिलेगी तो क्या हम एंट्रीज कौन सी हम पास करेंगे, कैश बेसिस पे कौन सी करेंगे, अक्रूअल बेसिस पे कौन सी करेंगे। सही है सर, सही है। बताओ अपने दिमाग से, अपने दिमाग में लाओ, क्या आपको ग्रांट मिल रही है, आप क्या एंट्री करेंगे, कैश बेसिस पे क्या एंट्री करेंगे, अपने दिमाग में लाओ। आपके पास क्या आएगा, कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया, ग्रांट से आया, टू ग्रांट अकाउंट क्रेडिट, हो गई रिकॉर्ड। अच्छा, इतना इजी है। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। सही है। बैंक में पैसे आए डेबिट, कहाँ से आए, ग्रांट से आए, ग्रांट क्रेडिट। अब अगर सपोज, यही पे मैं एक बार बोलता हूँ, अब अगर सपोज इसी ग्रांट को हमने रिफंड करना पड़ा तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स। एंट्री हो जाएगी इसकी रिवर्स, ग्रांट अकाउंट डेबिट, ये अब हो जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। लो जी, इसकी रिवर्स कर दो, हो गई बीइंग ग्रांट रिफंडेड। सही है। यह है कैश बेसिस पे कि कैश आया, ये देखो कैश बेसिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट क्रेडिट, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। अगर रिवर्स रिफंड करनी पड़ी, इसी एंट्री की रिवर्स एंट्री फॉर रिफंड। आगे मैं और समझाऊंगा, बस दिमाग में रखो। अब अगर एक्रूअल बेसिस पे हैं कि अभी आया नहीं पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कब करेंगे रिकॉर्ड, जब एंटिटी को पता है हम दोनों कंडीशंस फुलफिल करेंगे।
जो ग्रांट रिलेटेड कंडीशंस है वो पूरे हम करेंगे ही करेंगे और अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ग्रांट हो ही जाएगी। क्या करेंगे एंट्री, ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट क्रेडिट। लो जी, बीइंग ग्रांट रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, बीइंग ग्रांट recorded on accrual basis। हो गई रिकॉर्ड ग्रांट, हो गई सर, चलो ठीक है, आ जाओ अब आगे। अब है अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग मेथड्स फॉर ग्रांट्स। अब ग्रांट्स के लिए कौन सी अकाउंटिंग मेथड है? ठीक है, ग्रांट्स के लिए दो अकाउंटिंग मेथड्स हैं। देयर आर टू अकाउंटिंग मेथड्स। एक है इनकम अप्रोच, इसमें हम ये इनकम मानते हैं। अगर हम इनकम मानते हैं तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक है इनकम अप्रोच, अगर हम ग्रांट को इनकम मान रहे हैं तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सेकंड वन है कैपिटल अप्रोच, अगर हम इसको एज ए कैपिटल मानते हैं तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अभी तो सीखेंगे, अभी बस ले लो ओवरव्यू, मजा आएगा। अगर हम इसको इनकम मान रहे हैं तो P&L में क्रेडिट करेंगे, अगर इसको हम कैपिटल अप्रोच मान रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व में इसको फेंकेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब ये इनकम अप्रोच किस किस पे लगता है? डेप्रिसिएबल एसेट्स पे, जिन पे डेप्रिसिएशन हो उन एसेट्स पे लगता है इनकम अप्रोच, हम उसको इनकम मानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। या अगर ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यूज हो, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस जो NGOs को मिलती है, इसको भी हम इनकम अप्रोच मानेंगे। जब इनकम अप्रोच मानेंगे तो इसको हम दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। किस किस पे? अगर डेप्रिसिएबल एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, डेप्रिसिएबल हो, इनकम अप्रोच P&L में क्रेडिट। अगर ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यूज हो, इनकम अप्रोच P&L अकाउंट में क्रेडिट। अब अगर ग्रांट नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, जैसे लैंड है, कैश है, इसको क्या करेंगे? इसको कैपिटल रिजर्व मानेंगे, इसको बोलेंगे कैपिटल अप्रोच। कैपिटल अप्रोच मतलब कैपिटल रिजर्व मानो, उसको क्रेडिट करो। इनकम अप्रोच मतलब P&L अकाउंट को क्रेडिट करो। ये लगती है डेप्रिसिएबल पे, लगती है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट पे। सेकंड, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, अगर किसी प्रमोटर को जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको कंट्रीब्यूशन दे दिया एज कैपिटल, वो तो कैपिटल ही है, तो हम इसको कैपिटल रिजर्व में फेंकेंगे, ट्रांसफर करेंगे। सही है सर? सही है। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो जा रहा हूँ, आप मुझे फास्ट कर सकते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल है। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, रिवर्स करो, फिर से स्लो। ठीक है सर? ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया फिर भी। चले आ जाए अब। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, कंसेप्ट इज सिक्स। अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स टू टाइप्स के हैं, खुद ही बोलो क्या है? एक डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, नंबर 2 नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगी, जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगी अभी हमने पढ़ा, उसको क्या मानेंगे? इनकम अप्रोच, P&L अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगी, इनकम अप्रोच। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, उसको क्या मानेंगे? कैपिटल अप्रोच, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सही है? डेप्रिसिएबल एसेट इनकम अप्रोच, नॉन डेप्रिसिएबल कैपिटल अप्रोच, कैपिटल रिजर्व मानेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे क्रेडिट। अब इसकी अकाउंटिंग के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट्स है। एक को हम कहते हैं एसेट रिडक्शन मेथड, एसेट रिडक्शन मेथड। सेकंड एमोर्टाइजेशन मेथड, किसमें? डेप्रिसिएबल एसेट में। एक है एसेट रिडक्शन मेथड,
नंबर 1 है एसेट रिडक्शन मेथड, किस केस में? डेप्रिसिएबल एसेट में। नंबर 2 क्या है? एमोर्टाइजेशन मेथड, एमोर्टाइजेशन मेथड डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए। एसेट रिडक्शन मेथड क्या होता है अभी बताऊंगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन मेथड भी, सही है। सपोज हमारे फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है 10 लाख जो हमने लाया था पहले, ग्रांट मिली हमें 2 लाख की, तो हम इस ग्रांट को डायरेक्टली क्या करेंगे, जो इस फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है जो हमने लाया है उसमें से माइनस करेंगे जो हमें गवर्नमेंट ने दे दिए 2 लाख एज ग्रांट। तो हमारे पास अब एसेट कितने का बचा? हमें 8 लाख का ही पड़ा। इसको हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन मेथड। ये कॉस्ट रिडक्शन मेथड यानी अपने फिक्स्ड एसेट को उस कॉस्ट से कम कर लो, माइनस कर लो जो आपको ग्रांट मिली रिलेटेड टू दैट डेप्रिसिएबल एसेट, सही है। इसी को कहते हैं एसेट रिडक्शन मेथड, यानी एसेट को वैल्यू से रिड्यूस करो, किससे? जो ग्रांट मिली आपको, सही है। ये डेप्रिसिएबल एसेट है। अब जब इस पे हम 8 लाख इस पे हमारा वैल्यू है, नेट वैल्यू हमारे एसेट का आफ्टर ग्रांट है 8 लाख। अब हम डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करेंगे, सीधी सी बात है, इस पे डेप्रिसिएशन अब चार्ज करेंगे, सही है। इधर ही मैं बोल दूं, अब अगर इसी 2 लाख को हमें रिफंड करना पड़ा वापस सपोज, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 8 लाख है एसेट, इसी को वापस ऐड करेंगे और 2 लाख जो ग्रांट की वजह से कम हुए थे अब वापस हो गए, तो वापस हमारा एसेट बना 10 लाख का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट रिडक्शन मेथड। ये यानी अपने एसेट का कॉस्ट रिड्यूस कर लो जितना आपको ग्रांट मिला, और जो फिर रिड्यूस रिडक्शन के बाद आपका कॉस्ट एसेट का रहेगा उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। सेकंड कंसेप्ट क्या है हमारा? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन कंसेप्ट, चलो जब वहां पे पहुंचेंगे मैं आपको बोलूंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट रिडक्शन मेथड या एसेट रिडक्शन मेथड, दोनों में से कोई भी नाम दो, ठीक है। क्या होता है इस एसेट के मेथड के अंदर? अंडर दिस मेथड ग्रांट वैल्यू इज डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस करते हैं ग्रांट को, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ एसेट वी गेट रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूस्ड कॉस्ट। सीधी सी बात है, पहले हमारे पास जो एसेट था 10 लाख का था, सपोज डेप्रिसिएशन इसकी लाइफ 10 ईयर्स की है, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख पर एनम, सही है। अब अगर इसी 10 लाख पे हमें ग्रांट मिली थी 2 लाख, हमने कॉस्ट ऑफ एसेट से क्या किया था? माइनस, हमारे पास एसेट कितने का बचा था? 8 लाख। तो अब इस पे अगर हम लाइफ करेंगे सपोज 10 लाख ही डिवाइड, तो डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी हमारी? कम आ जाएगी। वही कहता है एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट रिडक्शन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एसेट। इस पे अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी रिड्यूस्ड कॉस्ट पे। कॉमन सेंस है यार, कुछ लगा लो, प्रैक्टिकली पढ़ो, दिमाग में रखो कि हमें ही ग्रांट मिल रही है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो एंट्रीज क्या होगी। एंट्रीज क्या एंट्री पास करेंगे जब ग्रांट मिलेगी? सीधी सी बात है, पैसे आएंगे, चाहे चेक आ जाए या क्या आ जाए, बैंक अकाउंट को करेंगे
डेबिट, लो जी पैसे आ गए। टू कहाँ से आ गए, ग्रांट से आ गए, ग्रांट को करेंगे क्रेडिट, लो जी आ गए पैसे। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, लो जी मिल गई ग्रांट। ये देखो, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ग्रांट बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट क्रेडिट, जितना मिला बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। ठीक है, अब जब ग्रांट मिली, अब इसको क्या करेंगे, जो फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है, जितने का हमें पड़ा था फिक्स्ड एसेट, उससे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, उससे माइनस। ये होता है फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। इससे हमारे से 10 लाख का एसेट था, ये वैल्यू था इसका जो हमने लाया था कैश में या बैंक से, जहाँ से लाया था 10 लाख का वैल्यू था। अब ग्रांट मिल गई 2 लाख सपोज, तो इसका कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो हम इसको क्या करेंगे बाय ग्रांट, कितना 2 लाख हो गया हमारा रिड्यूस्ड कॉस्ट। बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा 8 लाख। अब क्या एंट्री होगी, फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करो, ग्रांट अकाउंट डेबिट, लो जी टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट, लो जी हमने कॉस्ट में से माइनस किया। ठीक है, ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट बीइंग कॉस्ट ऑफ एसेट रिड्यूस्ड बाय ग्रांट वैल्यू, किया हमने कॉस्ट ऑफ एसेट को माइनस ग्रांट से। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ये है, लेस करो ग्रांट वैल्यू, ये है, जो बचा ये है रिड्यूस्ड कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर ग्रांट। सही है सर, सही है, क्या तूफान वाली बात है। चले स्टेप 2। अब जब स्टेप 2 आ गया, हमने ग्रांट का वैल्यू जो है कम किया एसेट का वैल्यू ग्रांट से, सेकंड स्टेप क्या होगी, इसकी डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगी, अब डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है, दो मेथड्स है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट अब होगा ग्रांट माइनस करके, डिवाइडेड बाय करेंगे इसको यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, जितनी एसेट की लाइफ है। अगर कुछ साल्वेज वैल्यू है वो करेंगे इसे माइनस, अगर कुछ होगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, तो ये होगी पर एनम डेप्रिसिएशन। क्या दिक्कत है भैया, कोई भी नहीं है। ठीक है, ये है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस ग्रांट रिसीव्ड, जो हमने कॉस्ट ऑफ एसेट है उससे माइनस क्या करेंगे ग्रांट रिसीव्ड, माइनस करेंगे सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ एसएलएम बेसिस। अगर आप डब्ल्यूडीवी बेसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, कैरिंग मतलब होता है जो आपके बुक्स में उस एसेट का वैल्यू है, माइनस ग्रांट रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें रेजिडेंशियल वैल्यू इंक्लूड होता है परसेंटेज में, साल्वेज वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट माइनस ग्रांट रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट मेथड देन कॉस्ट रिडक्शन मेथड इज प्रेफरेबल। यही मेथड प्रेफर कर लेना अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो। एसेट में से माइनस करो ग्रांट, कौन सा तूफान वाली बात है यार, क्या बोलते हो यार, बस डरते हो। चलो एग्जाम्पल एक करते हैं। एग्जाम्पल,
ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है 10 लाख, ग्रांट कितनी मिल गई 4 लाख, लाइफ कितनी है 5 लाख, सालवेज वैल्यू क्या है 80,000। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। 10 लाख से माइनस क्या करेंगे, ये 4 लाख, कितना बचा 6 लाख, माइनस करेंगे ये 80,000 जो सालवेज वैल्यू है 80K, डिवाइड बाय करेंगे लाइफ कितनी है 5 ईयर्स, जो है वो डेप्रिसिएशन पर एनम है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है 10 लाख, सॉल्यूशन पे ये सॉल्यूशन है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख, ग्रांट रिसीव्ड 4 लाख, नेट कॉस्ट क्या आया 6 लाख, डेप्रिसिएशन 6 लाख माइनस 80,000 है सालवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। कौन सा मसला है, ये है पर ईयर डेप्रिसिएशन। सही है सर, सही है। आ जाओ एग्जाम्पल 2 पे, क्या है, कहता है यूज अबो इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर, एज्यूमिंग कंपनी हैज़ रिसीव्ड ग्रांट इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर। अब ये ग्रांट हमें कभी भी मिल सकती है, सपोज ये हमारा 1st ईयर है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है। ग्रांट 1st ईयर में भी मिल सकती है, 2nd ईयर में भी मिल सकती है, 3rd ईयर में भी मिल सकती है, 4th ईयर में भी मिल सकती है, 5th ईयर में भी मिल सकती है। जिस ईयर में हमें ग्रांट मिले उससे आगे के टाइम में, जो उससे आगे टाइम आएगा उसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वापस पीछे से नहीं जाना है। ठीक है, जिस ईयर में हमें ग्रांट मिले उससे आगे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब क्या बोल रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर हमें ग्रांट मिल गई, तब तक नहीं मिली ना, यानी 2 साल पूरे होने तक हमें ग्रांट नहीं मिल गई, 3rd ईयर के बिगिनिंग में मिल गई। 2 साल तक हमारे एसेट का वैल्यू क्या है 10 लाख, लाइफ कितनी है 5 साल। करो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट 2 सालों के लिए पहले। चलो, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 10 लाख, डेप्रिसिएशन फॉर 1st एंड 2nd ईयर क्या है 10 लाख माइनस सालवेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 5, 3,68,000 2 सालों के लिए। 2 साल के बाद हमारा जो कैरिंग अमाउंट है हमारे बुक्स में आफ्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं WDV वैल्यू भी, कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में है कितना है, एसेट का वैल्यू हमारे आफ्टर डेप्रिसिएशन 6,32,000। अब 3rd ईयर के बिगिनिंग में हमें ग्रांट मिल गई, अब इसको करो ग्रांट से माइनस, इसका क्या हमने माइनस ग्रांट अमाउंट से। अब हमारा क्या रहा डेप्रिसिएशन, ये रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ कैरिंग अमाउंट, एसेट का वैल्यू अब रहा 2,32,000, ग्रांट मिल गई, कॉस्ट से हमने माइनस किया। रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन अब किस पे होगी 2,32,000 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स। अभी 3 साल की लाइफ बची है, 2 साल गए एसेट के, अब 5 में से 2 गए, बचे 3 साल, तो पर एनम डेप्रिसिएशन जो होगी 50,667। क्या यार करते हो बात, भूल पाओगे कभी, ये तो मक्खन है, हलवा खाते नहीं हो पीते हो। सही है, चलो अब इसी ग्रांट को रिफंड करेंगे। सपोज रिफंड हो गया, अब चलो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो गई, वो कंडीशन होगी ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो गवर्नमेंट को पता है। आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, दैट्स इट, या कंडीशंस फुलफिल हो गई, दैट्स इट। सही है, सही है। अब जब रिफंड ऑफ ग्रांट हो जाएगा तो क्या करेंगे, अरे वापस करेंगे, बैंक को करेंगे क्रेडिट, वापस एसेट में कॉस्ट ऐड करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट करेंगे डेबिट, बैंक को करेंगे क्रेडिट, पैसा गया, एसेट का कॉस्ट बढ़ा। सही है। इफ in any case grant is refunded to government due to failure in fulfillment of condition, ठीक है, क्या करेंगे हम, एंट्री पासवर्ड फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, लो जी वापस बढ़ाओ इसका कॉस्ट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, लो जी बैंक से पैसे गए, बीइंग ग्रांट रिफंडेड, रोलो बिजनेसमैन हो, रोलो कंडीशंस पूरे करने थे, वापस दे दो। सही है, गले से पैसे वापस निकाले। अब नोट क्या है, आफ्टर रिफंड ऑफ ग्रांट कॉस्ट ऑफ एसेट विल गेट इंक्रीज्ड, हो जाएगा ना। अब जब हमें ग्रांट मिली थी हमने
कॉस्ट ऑफ एसेट को माइनस किया था ग्रांट से, क्या अब हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट इतना ही है, 10 लैक्स माइनस 2 लैक्स हमने लिया था 8 लैक्स। अब हमें ग्रांट वापस देनी पड़ी तो इसको करेंगे ना वापस, ऐड प्लस 2 लैक्स, तो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या हो जाएगा, अब फिर से बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ेगी। अच्छा, यस, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड। सीधी सी बात है, क्या बोल रहे हो यार। चलो एग्जाम्पल कर लो प्यारो सपुत्रो। क्या है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, लो जी 20 लाख। कितनी लाइफ है, लो जी 10 लाख, 10 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स। ग्रांट कब मिली, इन 3rd ईयर, तीसरे साल में ग्रांट मिली 4 लैक्स। ग्रांट कब रिफंड हुई, 6th ईयर में, कितनी, 3 लैक्स ही। ये भी हो सकता है आधी ही रिफंड करनी पड़ी, पूरी भी रिफंड हो जाती है, आधी ही अगर रिफंड करनी पड़ी तो क्या दिक्कत है। जितना हमने रिफंड किया उससे उस एसेट के कॉस्ट को फिर से प्लस करेंगे। कब मिली ग्रांट, कब मिली, तीसरे साल में। रिफंड कब हुई ग्रांट, 6 ईयर में। लाइफ ऑफ एसेट क्या है, 10 ईयर्स। तो पहले 2 साल की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरे साल में एसेट का कॉस्ट माइनस करेंगे 5th ईयर तक वही डेप्रिसिएशन, फिर 6th ईयर में एसेट को कॉस्ट को फिर से बढ़ाएंगे, कितने, 3 लाख से माइनस करेंगे, बढ़ाएंगे सॉरी, सही है, फिर से डेप्रिसिएशन फिर रिवाइज्ड वैल्यू पे होगी। तो चलो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिफंड। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मतलब होता है फिर हमारे बैलेंस शीट में क्या, किस पे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे एसेट को, ठीक है। चलो जी देखो मज़ा क्या है, स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, लो जी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट 20 लैक्स, पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 20 लैक्स। नए पेज पे आ जाऊंगा, 20 लैक्स, कितनी लाइफ है, 10 ईयर्स, तो पर ईयर कितनी आ जाएगी, 2 लैक्स, 2 सालों की 4 लाख, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 लैक्स डिवाइड बाई 10 लैक्स इंटू 2, 20 लैक्स डिवाइड बाई 10 लैक्स इंटू 2, 2 सालों की डेप्रिसिएशन। अब 3rd ईयर में क्या है एसेट का कैरिंग अमाउंट, ये आ गया 16 लैक्स। अब हमें इसी साल में ग्रांट मिली 3rd ईयर बिगनिंग में, उसको क्या करेंगे हम, एसेट के कॉस्ट को माइनस करेंगे, ये जी ग्रांट रिसीव्ड कितना, 4 लैक्स, माइनस कर लो अपने एसेट कॉस्ट से, सही है सर, सही है। अब हमारा जो एसेट है ये 4 लैक्स माइनस किया, अब हमारे एसेट का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या रहा तीसरे साल के बिगनिंग में, 12 लैक्स, तो ये बन गया हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो हमारे बुक्स में चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर, किस पे, 12 लैक्स पे, 12 लैक्स, कितने साल बचे अब, 2 साल तो गए, ठीक है, 12 लैक्स डिवाइड बाई 8 इंटू 3 फॉर 3 ईयर्स, 3 4 5, 12 लैक्स डिवाइड बाय, अब 8 ईयर्स रही लाइफ, 2 गए, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 साल की अब डेप्रिसिएशन ये है फॉर 3 ईयर्स। तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स कितना रहा, यह है डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, 12 लैक्स डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स क्या रहा, 7,50,000, ठीक है। अब हो गई ग्रांट रिफंड, रिफंड हो गई तो एसेट के कॉस्ट को प्लस करो 6th ईयर में, लो जी 750 हमारा वैल्यू था इस टाइम पे, वापस 3 लैक्स को ऐड करो, तो क्या बना हमारे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एसेट का, 10,50,000, साल कितने बचे, 5 ईयर्स, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आफ्टर रिफंड 10,50,000 डिवाइड बाई 5 ईयर्स, तो 2,10,000 पर ईयर। क्या यार नर्सरी वाली बातें करते हो, सही है सर, सही है। चलो आगे चलो,
सेकंड है अब एमोर्टाइजेशन मेथड, ये हमारा था कॉस्ट रिडक्शन मेथड, एसेट के कॉस्ट को रिड्यूस करो। ठीक है सर, ठीक है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो, एमोर्टाइजेशन मेथड में क्या होता है? एमोर्टाइजेशन में मेथड में ये होता है कि हम जो है फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट से कुछ रिड्यूस नहीं करेंगे, इससे हम कुछ भी रिड्यूस नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो। फिर हम ग्रांट को क्या करेंगे? ग्रांट को क्या करेंगे हम इसको एक डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में रखेंगे। फिर वहां से ईयरली बेसिस पे इसको लाएंगे अपने P&L अकाउंट में। ऐसा है क्या? ऐसा है, देखो इधर देखो, सपोज ग्रांट मिली हमें 5 लाख, आएंगे कहां पैसे? बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, अगर एमोर्टाइजेशन मेथड है। टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट क्रेडिट, कितना? 5 लाख। हम अब इसको एसेट के कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को डेबिट करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, कितना? 5 लाख। इसको ट्रांसफर करेंगे टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट 5 लाख। अगर हम बनाएंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, तो इसमें कितना क्रेडिट हुआ बाय गवर्नमेंट ग्रांट? 5 लाख। हमने इसमें पैसे रखे। अब सपोज जो एसेट है, अब सपोज जो एसेट है जिसके लिए हमें ये मिली, उसकी लाइफ जो है 5 ईयर्स है, तो ये जो डेफर्ड ग्रांट है इसको हम 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, यानी 5 सालों में हमें ले लेंगे। तो पर ईयर हम कितना लेंगे? 1 लाख। इस 1 लाख को हम कहां ट्रांसफर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर दूसरे साल और 1 लाख। तो हम ईयरली इसको एमोटाइज करेंगे। एमोटाइज मतलब है कि हम इसको ईयरली मानेंगे कि हाँ ये इनकम आ गई 1 साल की, फिर दूसरे साल की, डिपेंड्स अपॉन लाइफ ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। तो आफ्टर 1 ईयर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते जाएंगे, इसको कहते हैं एमोटाइजेशन मेथड। सर एग्जाम में कौन सा करेंगे? कॉस्ट रिडक्शन मेथड। अगर मेथड नहीं दिया होगा तो रेफर, झंझट है यार वो, थोड़ा सा इजी है इसे। तो इसको क्या करेंगे? ग्रांट को डालो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, फिर ईयरली उसे उठाओ इधर P&L में डाल दो इनकम, 5 सालों में 5 लाख। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, अंडर दिस मेथड ग्रांट वैल्यू इज नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, नको, बट ग्रांट वैल्यू इज ट्रांसफर टू ए सेपरेट अकाउंट। कहां? जिसको हम बोलेंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। एंड ऑन ईयरली बेसिस आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसको कहते हैं, जो 5 लाख इधर है, विल बी अमोर्टाइज्ड, कट में जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जितने एसेट की लाइफ होगी, सपोज अगर एसेट की लाइफ 10 ईयर्स होगी यहाँ, तो इसको फिर करेंगे डिवाइडेड बाय 10, फिर 50,000 पर ईयर जाएगा। द यूजफुल इन अकॉर्डेंस विद मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? SLM है, WDV है, वो देखेंगे। द बैलेंस इन डेफर्ड ग्रांट अकाउंट इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कहां दिखाएंगे हम? बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो उसमें
बैलेंस रहेगी डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। बैलेंस शीट में हेडिंग में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाएंगे डेफर्ड ग्रांट। तो क्या मसला है यार, ठीक है। ये नोट्स कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये ओरिजिनल नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, मज़े करो। देखो अब इसमें क्या एंट्रीज होगी एमोर्टाइजेशन मेथड में। द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड। स्टेप 1, हमारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। पहले हम रिसीव करेंगे, अब इसको कहाँ फेंकेंगे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को करेंगे डेबिट, यहाँ गया डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट हो गया क्रेडिट, इसमें आ गया पैसा। नटशेल में एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट क्रेडिट। सही है सर, बीइंग ग्रांट रिकॉर्डेड एज डेफर्ड ग्रांट, कि हमने डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड। सही है सर, सही है। अरे मजा है यार, ये सिंपल है, मजे ले लो मजे। डर लगता है अकाउंट से, इधर आ जाओ इधर। स्टेप 2 क्या करेंगे, एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट एट द एंड ऑफ ईयर एंड। अब साल हो गया, अब डेफर्ड ग्रांट से कहाँ लाएंगे, P&L अकाउंट में, कितना जितना हो गया। अब यहाँ पे हमने डेफर्ड ग्रांट किया क्रेडिट, चलो 5 लाख से, अभी जो एग्जांपल ली, सपोज लाइफ ऑफ एसेट इज 5 ईयर्स। अब 1 साल के बाद करेंगे, हमने इसको डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को किया था हमने 5 लाख से क्रेडिट। अब ईयर एंड हो गया, इसको क्या करेंगे, अब 5 लाख डिवाइड बाई 5 कितना आया, 1 लाख। इसको ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, तो बैलेंस क्या रहेगा 4 लाख, वो इधर आएगा। 1 साल खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। सेकंड ईयर आ गया, बैलेंस कितना है इसमें 4 लाख। लाइफ ऑफ एसेट कितनी रही 4 ईयर्स, 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 कितना 1 लाख हो गया 2 साल के लिए। टू P&L अकाउंट को करो क्रेडिट, फिर आ गया तीसरा साल। अब कितना आया यहाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। अब इसको थर्ड ईयर में लाओ, ब्रॉट डाउन 3 लाख। अब कितने साल डिवाइडेड बाई 3, आगे करते जाओ। डेफर्ड ग्रांट अकाउंट टू P&L अकाउंट बीइंग डेफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज्ड इन P&L अकाउंट ऑन ईयरली बेसिस। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड आप करते हैं यूज, डेफर्ड ग्रांट अमाउंट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। सही है। अगर WDV मेथड यूज कर रहे हैं, डेफर्ड ग्रांट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। यूजफुल लाइफ जो एसेट की होगी उससे डिवाइड करेंगे। आ जाओ एग्जाम्पल पे, मजा आएगा, मजा। डर लगता है अकाउंट से, इधर आ जाओ इधर, जब पढ़ोगे आगे मजा आएगा। एग्जाम्पल 1, सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो प्रैक्टिकली। ग्रांट रिसीट कितनी हुई 4 लाख आ गई। एसेट की लाइफ क्या है 10 ईयर्स। डेप्रिसिएशन क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या दिक्कत है, चलो जी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, हम इस ग्रांट को कहां फेंकेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट क्रेडिट। ये है, ये डेफर्ड ग्रांट अकाउंट है, ये सॉल्यूशन है। हो गया डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में आ गए 4 लाख गवर्नमेंट ग्रांट से। अब लाइफ क्या है 10 ईयर्स। अब 4 लाख को डिवाइड बाय क्या 10 लाख, तो पर एनम कितनी डेप्रिसिएशन 40,000। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया 360। अब 360 पे अगले साल कितनी डेप्रिसिएशन 360 डिवाइड बाई 9 ईयर्स, 1 साल गया पीछे। फिर आ गया 320, फिर इस पे डेप्रिसिएशन आगे। केस 2 क्या है, यूज अबो इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड इफ ग्रांट इज रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद ग्रांट मिली, यानी 3 साल में हमारे एसेट का वैल्यू क्या रहेगा, कितना है हमारे एसेट का वैल्यू 4 लाख नहीं
अच्छा, एसेट का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। अब अगर हमें 3 साल के बाद ग्रांट मिली, आफ्टर 3 years, तो पहले 3 साल तो कुछ नहीं होगा ना। ये है 4 lakhs, इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 7, 7 साल ही लाइफ है ना। अब चलो आ जाओ इधर। डेफर्ड ग्रांट अकाउंट कितना आया पहले साल 4 lakhs, तो डेप्रिसिएशन 3 सालों की कितनी, वो इतनी। हमें 7 years में ही अब बचे ना, इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 7, तो पर ईयर इतना आया। फिर आया बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर डिवाइडेड बाई 6 years, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर डिवाइडेड बाई ऐसे ही 5 years, बैलेंस कैरी डाउन इतना, फिर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई। केस 3 क्या है, सपोज डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन WDV मेथड, तो क्या दिक्कत है, अब परसेंटेज में डेप्रिसिएशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट कितने आई 4 लाख, ऊपर की एग्जांपल चल रही है, तो 4 लाख पे 10% लेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है सर, ठीक है। 40,000 आ गए इसमें, फिर बैलेंस इधर आया, फिर इस पे 10%, फिर बैलेंस आगे आएगा, फिर उस पे 10%, ठीक है सर, ठीक है। अब जो रिफंड हो गई अंडर अमोर्टाइजेशन में, अब रिफंड हो गई ग्रांट, रिफंड ऑफ ग्रांट अंडर अमोर्टाइजेशन मेथड, सही है। तो हम इसको क्या करते थे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते थे। अब रिवर्स करो एंट्रीज, कौन सी दिक्कत है, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को डेबिट करो, बैंक किया था डेबिट, उसको क्रेडिट करो, सही है। चलो, देयर में बी 2 cases एज अंडर, क्या है, इफ रिफंड इज मोर देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। अगर डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में हमारा बैलेंस है सपोज 1 लाख, लेकिन पहले हमें रिफंड ग्रांट मिली थी 2 साल 3 साल पहले 5 लाख की सपोज, अभी जो आज के डेट में इसमें बैलेंस है वो है 1 लाख, लेकिन रिफंड मांग रहा है गवर्नमेंट 2 मिनट के लिए 3 लाख। हमारे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में कितना है, 1 ही लाख है, 2 लाख कहां से लाएंगे, अरे लाओ जी बैंक से, उसको कहां डेबिट करोगे, P&L अकाउंट से, पहले क्रेडिट करते थे, आप डेबिट करो, वापस लाओ, सही है। इफ रिफंड इज मोर देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, एंट्री पास्ड इज क्या हो जाएगी, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को करो डेबिट, ये हो जाएगा वापस टू ग्रांट रिफंड, टू रिफंड ऑफ ग्रांट करो 1 लाख। अगर और भी ज्यादा है तो फिर क्या करो, P&L से करो डेबिट और बैंक अकाउंट करो क्रेडिट, लो जी, जो रिफंड करोगे P&L बैलेंस फिगर आएगा, बीइंग ग्रांट रिफंडेड, सही है सर, सही है। क्रेश 2 क्या है, इफ रिफंड इज लेस देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट, अब अगर रिफंड ओनली 50,000 करने हैं तो क्या दिक्कत है, इसी से निकालेंगे 50,000 टू ग्रांट रिफंड is less than outstanding balance is deferred grant account. In this case, refund will be debited in deferred grant account and remaining balance is deferred grant account will be amortized over remaining useful life. ये जो 50,000 है, अगर हमें इतना ही रिफंड करना पड़ा तो इसमें बचा कितना 50,000 गुड डेप्स में, फिर इसको कैसे अमोर्टाइज करेंगे, जितनी लाइफ ऑफ एसेट बची होगी फिर इससे डिवाइड करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एग्जाम्पल देख लो, बैलेंस इन डेफर्ड ग्रांट अकाउंट कितना है 30,000, यानी ये जो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट है इसमें क्या है बैलेंस 30,000, सही है। रिफंड ऑफ ग्रांट कितना हुआ 10,000, लो जी इधर से ले लो 10,000 टू ग्रांट रिफंड, बैलेंस कितना बचा हमारा 20,000, फिर भी इसको अब इधर आएगा 20,000, अब इसको कैसे अमोर्टाइज करेंगे, अब इसके बाद जितनी लाइफ होगी एसेट की, रिफंड ऑफ ग्रांट 10,000, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट इज 10 years, तो क्या दिक्कत है, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट कितना, बैलेंस कितना 30,000,
अब रिफंड कितना किया 10,000, अब बचा कितना 20,000। लाइफ ऑफ एसेट क्या है 10 ईयर्स, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी, अमोर्टाइज कितना होगा 2,000। फिर ये आएगा बैलेंस इधर 18,000, फिर डिवाइडेड बाई 9, 2,000। सही है सर, सही है।